दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDS GS गुरु में। दोस्तों हम विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सितंबर महीने की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। उसमें स्टैटिक पोर्शन को भी साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आज उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, यानी 11वां पार्ट होगा। 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज 11वां पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा सामाजिक मुद्दे चल रहे थे इसमें, तो सामाजिक मुद्दों में मे भी आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जब भी खत्म होगा थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएगी। थोड़ा धैर्य बना के रखना और वीडियो लास्ट तक देखो। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, तो हेल्प कराओ चैनल को बढ़ाने में, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, भारत में प्रजनन दर में गिरावट तो क्या है अभी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की संघ की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में कुल प्रजनन दर मतलब TFR टोटल फर्टिलिटी रेट ने पहली बार 2.1 की प्रतिस्थापन दर को प्राप्त कर लिया। मतलब रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1, यानी एक कपल 2.1 बच्चों को जन्म दे तो ये रिप्लेसमेंट रेट है, ठीक है। तो ये अभी ग्रामीण स्तर पर पहली बार प्राप्त कर लिया। ये बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है प्री के लिए, ठीक है, ओके। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। मतलब कुल प्रजनन दर यानी राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में कितनी थी, 1.9 थी। मतलब पूरी मिला के ग्रामीण स्तर पर हुई है इतनी, लेकिन कुल मिलाकर 1.9 है, यानी रिप्लेसमेंट रेट से भी हम नीचे आ गए हैं। इसका मतलब जनसंख्या गिरना शुरू होगी, कम होना शुरू होगी। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 2.1 की प्रतिस्थापन दर से कम दर्ज हो गई है। अब यही पूछ लेता, एक बार UPPSC प्रीम पूछा था कि जनसंख्या में प्रतिस्थापन दर कितनी होती है, तो यही पूछा था, ठीक है, ओके। ग्रामीण बनाम शहरी, तो ग्रामीणों में भैया ये जो है 2.1 है, जबकि शहरों में 1.5, बहुत कम है। शहरों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से कम होगी, लेकिन उसमें क्या होता है ना, शहरों में माइग्रेशन होता है, लोग बाहर से आते हैं इसलिए बढ़ती है जनसंख्या। लेकिन उनकी जनसंख्या शहर में रहने जो जो प्रॉपर वहीं के रहने वाले हैं ना, उनकी जनसंख्या गिर रही है। सर्वाधिक कुल प्रजनन बिहार में भैया, याद रखना फैक्ट, 2.8 है। और सबसे कम कहाँ है, दिल्ली में 1.2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलो अच्छा, शैक्षिक शैक्षिक स्तर के आधार पर कुल प्रजनन दर TFR, माँ के शिक्षा का स्तर और कुल प्रजनन दर के बीच प्रतिकूल व्युत्क्रम संबंध होता है। मतलब शिक्षा बढ़ेगी तो क्या होगा, निरक्षर महिलाओं में प्रजनन दर ज़्यादा है, 3.3 है, और साक्षर महिलाओं में 1.8 है। ये तो जानते हैं आप लोग। शिक्षा बढ़ेगी तो प्रजनन दर घटेगी। सकल प्रजनन दर ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ये क्या है, एक महिला के जीवन काल में होने वाली बेटियों बेटियों की औसत संख्या। इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना टोटल है, बेटियों की औसत संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 0.9 है। और ग्रामीण बनाम शहरी देख लेते हैं। ग्रामीणों में कितना है, 1 है, 1 है। और शहरों में 0.7 है, ठीक। शहरों में कम रहता है सब, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, लड़कियां चाहते ही नहीं वो। आयु विशिष्ट प्रजनन दर यानी ASFR, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, यह किसी विशिष्ट आयु वर्ग में प्रति 1,000 महिला जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या ये मापता है, ठीक है। चलो अगर देखो, युवा महिलाएं, मतलब युवा कितनी, युवा महिलाएं कहाँ तक रखेंगे, 15 से 29 वर्ष को युवा महिलाएं रखेंगे, ओके। चलो, तो कि जो ASFR है ना, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तीव्र कमी दर्ज हुई है। जबकि वृद्ध महिलाएं जो 30 से 49, वृद्ध में मान लें मतलब, तो एजेड जो मान लेंगे 30 से 49 में ये दर्ज, मतलब उनकी फर्टिलिटी रेट में वृद्धि हुई है, ओके। सर्वाधिक प्रजनन दर 25 से 29 आयु वर्ग में, ओके। 136 इतना है, 136 में 8, ओके। अशोधित जन्म दर, अच्छा जी, ये क्या है, ये इससे आस है एक वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या, मतलब 1,000 बच्चों पर एक वर्ष के अंदर जीवित बच्चों की संख्या से मतलब है अशोधित जन्म दर, यानी कि CBR। अब ले देते हैं, CBR होता है उसके बाद देखें, क्रूड बर्थ रेट, CBR क्रूड बर्थ रेट, ओके। चलो, तो ये कितना है, ये इसका मतलब होता है एक वर्ष में 1,000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या, ओके। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है भैया, ये CBR 2023 में 18.4 थी, जो 22 की तुलना में 7.7, मतलब 0.7 अंक की गिरावट आई है, डिक्लाइन हुआ है, ओके। ओके, ग्रामीण बनाम शहरी देख लेते हैं। ये CBR क्रूड बर्थ रेट, तो शहरों में 14.9 की तुलना में ग्रामीणों में कितना है, 20.3, थोड़ा ज़्यादा है, ओके। सबसे अधिक कुल अशोधित जन्म दर वाला राज्य बिहार, वही बिहार ही हर जगह। सबसे कम अशोधित जन्म दर वाला राज्य तमिलनाडु, ओके। प्रजनन दर में गिरावट के कारण समझ लेते हैं भैया, गिरावट के कारण क्या है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रभावी तरीके से लागू करना, तो देखा होगा छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह के टैगलाइन चले हैं और परिवार और नियोजन कार्यक्रम अपनाए गए हैं, तो ये है एक। विवाह और मातृत्व के प्रति सामाजिक सोच बदली है। जैसे बच्चों के विवाह हो जाते थे, बाल विवाह होता था पहले, और विवाह की उम्र को लोगों ने अपने आप ही बढ़ाना शुरू कर दिया है ना। विवाह के प्रति और मातृत्व के प्रति लोगों की सोच बदली है, महिलाओं की सोच बदली है, शिक्षा भी एक कारण है।
पालन पोषण के उच्च मानक। अभी जो है लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके पालन पोषण को वरीयता दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ये गिरने का भी एक रीज़न है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार और अच्छा, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, और भैया स्वास्थ्य देखभाल अच्छा हुआ, बेहतर हुआ है, ये भी एक रीज़न है। पुत्र के जन्म को प्राथमिकता देने की सोच में कमी आना। पहले क्या था, बेटा ही चाहिए, तो उसके चलते भैया बेटियाँ 4-5 हो जाएंगी, 6-7 हो जाएंगी, तो भी बच्चे के चक्कर में, बेटा के चक्कर में बेटियाँ करते रहेंगे। तो ये भी थोड़ा, मैं ये नहीं कहता पूरा खत्म हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक बदलाव आया है। बढ़ती इनफर्टिलिटी रेट अगर पता, देखो देखो इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि मतलब बांझपन बढ़ रहा है अभी, है ना, और गर्भपात जैसी समस्याएं भी हुई हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के कुछ सरकारी पहले देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई, है ना, और गर्भ निरोधक संसाधनों में वृद्धि की गई, ये पहल चलाई गई है। अंतरा, है ना, नॉन हार्मोनल गोली, छाया, इस तरह के जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं। मिशन परिवार विकास पर है, जो 7 उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों, 6 पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित है। ये जो है ये मिशन परिवार विकास लक्षित कार्यक्रम क्या है, ये लक्षित कार्यक्रम है 7 उच्च प्रजनन दर वाले राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित है। ये थोड़ा अलग से एक टॉपिक हो गया। बाकी अब देखो, कुल प्रजनन दर में गिरावट का प्रभाव क्या होगा, प्रभाव इसका क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट है, इफेक्ट देख लेते हैं क्या होगा। चलो, तो भैया सकारात्मक इफेक्ट देख लेते हैं पहले। आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी में वृद्धि होगी, यानी 15 से 29 वर्ग की आयु वर्ग की आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का अनुपात बढ़ेगा। ओके, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, जो बच्चे कम होंगे और स्वस्थ होंगे तो खर्चा कम होगा, तो आर्थिक विकास होगा, प्रोत्साहन होगा उसको। सरकारी सामाजिक असमानताओं में कमी आएगी, है ना, सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाओं पर खर्चा कम होगा, तो ये दूसरी चीज़ों पर खर्चा बढ़ा सकती है सरकार। ओके, पर्यावरणीय संधारिता, अब पता है आपको जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही हमें पर्यावरण का दोहन करना पड़ेगा, तो प्राकृतिक संसाधन के दोहन में कमी आएगी, पर्यावरणीय क्षरण पर दबाव कम होगा, ये फायदा होगा। अगला, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हो जाएंगे भैया, देख लो। आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा। अब देखो, कम जनसंख्या होगी तो श्रमिक बल कम हो जाएगा, है ना, बचत की संख्या कम हो जाएगी, पैदावार कम होगी, है ना, लोग कम होंगे तुम्हारे पास, ये नेगेटिव इफेक्ट है। आबादी में वृद्धजनों का अनुपात बढ़ेगा। अब देखो, इससे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बर्डन का काम करेगी, है ना। केरल में TFR 1.5 है, तो भैया वहाँ वृद्धजनों की संख्या क्या है, 15। वृद्धजन कितने, 15.1 है, ये एक उदाहरण है केरल। असमान क्षेत्रीय विकास, अब देखो क्या होता है, साउथ इंडिया जो है वो इस तरह के प्रयोग करके और उनमें जनसंख्या कम कर रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये क्षेत्रीय असमानताएं आ जाएंगी, कहीं तो बढ़िया काम हो रहा है, कहीं थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जन्म दर अभी भी बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्थापन रेट से ज़्यादा ही है, मतलब कितना है, 2.1 है ना प्रतिस्थापन रेट, रिप्लेसमेंट रेट, तो उससे ज़्यादा ही है, लेकिन वहीं साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ पर कम हो गया है। अच्छा, प्रजनन दर में गिरावट रोकने की चुनौतियाँ। प्रजनन दर में गिरावट को रोकने के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं। एक बार प्रजनन दर घटने के बाद इसे वापस बढ़ाना अत्यंत कठिन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीन भी झेल रहा है ये समस्या। चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद अभी वो उसमें दिक्कत आ रही है, उसके यहाँ एजिंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया द्वारा जनसंख्या संकट को रोकने के कई प्रयास करने के बाद भी वहाँ प्रजनन दर 2022 में मात्र कितनी है, 7.8 से घटकर 2022 में कितनी थी, 7.78, मतलब एक भी नहीं है, और 2023 में 0.73, मतलब देख लो क्या स्थिति है। आगे की राह देख लेते हैं, क्या इसमें उपाय होने चाहिए। देखो, अलग अलग नीतियाँ अपनाई जाएँ। अब भैया साउथ में जहाँ पे प्रजनन दर ऑलरेडी कम है वहाँ के लिए नीतियाँ अलग हों, मतलब एक क्षेत्र विशेष के हिसाब से नीतियाँ हों, और नॉर्थ इंडिया में या ईस्टर्न वेस्ट में इस तरह की नीतियाँ अलग हों, ठीक है, तो अलग अलग नीतियाँ बनाई जाएँ। अधिकार आधारित परिवार नियोजन दृष्टिकोण ये अपनाया जाए, इसमें क्या, केवल महिला नसबंदी पर निर्भरता से कर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, यही नहीं कि महिला नसबंदी पर ध्यान दिया जाए। ओके, आबादी में वृद्धजनों के बढ़ते अनुपात को देखते हुए योजना बनाई जाए कि भैया हमारी जो है 5 साल बाद 10 साल बाद हमारी जनसंख्या में इतने वृद्ध हो जाएंगे, तो हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये सब देखभाल करना चाहिए, ठीक है, ये सब टारगेट रखना चाहिए। सुलभ और सब्सिडी युक्त बाल देखभाल हो, कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बनाए रखने के लिए पालना योजना जैसी सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली और सब्सिडी युक्त शिशु देखभाल यानी क्रैच जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाए। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गैर अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो, क्रैच जैसी व्यवस्थाओं का। महिला एवं पुरुष दोनों को पेरेंटल अवकाश मिले, इससे क्या होगा, जो एक पेरेंटल वो हमारी सोच है ना, जो एक पुरुषवादी सोच है उससे बाहर निकलेंगे और दोनों ही बराबर भागीदार रहेंगे, पेरेंटल लीव मिलेंगी ना उसको, तो उसको भी बच्चों की पेरेंटिंग में हेल्प करने का मौका मिलेगा। ओके, अगला देखो, अगला टॉपिक है मोटापा और ओवरवेट, है ना, ओबेसिटी एंड ओवरवेट। सुर्खियों में क्यों है, यूनिसेफ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार बच्चों और किशोरों में मोटापे की व्यापकता कम
वजन वाले बच्चों के अनुपात में अधिक हो गई है। यह वैश्विक बाल पोषण प्रवृत्तियों के एक बदलते प्रभाव को दर्शाता है। ये तो अभी कारण है इसका। अच्छा, थोड़ी सी रिपोर्ट देख लेते हैं इसके बारे में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 2005-6 में आया था, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 तक। भारत में ओवरवेट और मोटापे की बढ़ती दरें। तो बच्चों में 5 वर्ष से कम, मतलब बच्चे होते हैं, तो 1.5% से बढ़कर कितना 3.4% हो गए हैं। अच्छा, बच्चों में। किशोरों में, बालिकाओं में भैया 2.4 से बढ़कर, ये बालिकाओं में बहुत बड़ा है, 5.4%। बालकों में 1.7 से बढ़कर 6, ये भी खूब बड़ा है, 1.7 से बढ़कर, मतलब देखो ये मोटापा इतना बढ़ गया है किशोरों में। वहीं वयस्कों की बात करें तो बालिकाओं में यानी महिलाओं में 12.5% से बढ़कर 24% हो गया है, और पुरुषों में 9.5%, या 9.3 से बढ़कर इतना हो गया। ये डेटा हो गया। कहीं भी आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं या कहीं इंटरव्यू वगैरह में यूज कर सकते हैं, ये अलग से डेटा हो गया। ओके, चलो अलग देखते हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नज़र रख लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है? 5 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों के मोटापे का अनुपात 9.4%। वास्तव में कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 9.2 से अधिक हो गया है। ये एक टॉपिक हो गया। इस आयु वर्ग में मोटापा वर्ष 2000 में 3% अनुपात से 3 गुना बढ़कर 9.4 हो गया है, 9.4% हो गया है। जबकि कम वजन वाले बच्चों का अनुपात लगभग 13% से घटकर 9.2 हो गया है। ये डेटा है, तो थोड़ा देख लो मोटा मोटा। वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 20 में से एक शिशु यानी 5%, और तथा 5 से 19 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक 5 में से एक बच्चा यानी 20% अधिक वजन ओवरवेट श्रेणी में आते हैं। अब देखो 5 से 5 आयु वर्ग के 5%, और भैया 5 से 19 आयु वर्ग में 20% मोटापे के शिकार हैं। उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में मोटापे की दर कम वजन दर से अधिक है। ये भी एक डेटा है। ओके, चलो जस्ट पढ़ने के लिए है, कुछ नहीं है। अच्छा, बाल मोटापे में वृद्धि के कारण क्या है, ये थोड़ा समझो। ये मेंस में डालने के पॉइंट है और इंटरव्यू वगैरह में पूछने के पॉइंट है, या प्री में भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के। तो क्या है? स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले आहार बहुत खा रहे हैं, यानी हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, है ना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, है ना। आर्थिक कारण क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस खाद्य पदार्थ जो प्राय पोषण वाले और ताजे पदार्थों की तुलना में महंगे होते हैं, एक रीजन ये भी है। अच्छा, विद्यालयी भोजन कार्यक्रम में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग। अच्छा, जो विद्यालयों में भोजन वगैरह दिए जा रहे हैं ना, उसमें भी प्रोसेस फूड का हम यूज कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। 2024 के ग्लोबल सर्वे ऑफ स्कूल मील प्रोग्राम के अनुसार विश्व भर के प्रत्येक 4 में से एक स्कूल मील प्रोग्राम में प्रसंस्कृत मांस परोसा जाए। प्रसंस्कृत यानी प्रसंस्कृत हुआ, हाँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। शारीरिक निष्क्रियता, लोग जो है ना आज आलस में आए हुए हैं। हाँ, हर जगह परिवहन का यूज़ करेंगे, छोटी छोटी जगह गाड़ी का, है ना, बाइक वगैरह का, तो मतलब शारीरिक निष्क्रियता हुई है। आनुवंशिक कारण और विकार, बहुत तरह की बीमारियां हुई हैं। कुछ मामलों में मोटापे की कई वजहों में आनुवंशिक कारण भी है ना, जेनेटिक कारण भी है, साथ में कुछ विकार या बीमारियां भी हैं। अप्रभावी नीतियां। अच्छा, केवल 7% देश में अनिवार्य फ्रंट ऑफ पैक्ड न्यूट्रिशन लेवलिंग की व्यवस्था है, और केवल 8% देशों में स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी दी जा रही है। ये भी एक रीजन है। ओके, ये रीजन भी है। चलिए, बढ़ते मोटापे के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके? इसके क्या है? इसके दुष्प्रभाव बहुत खतरनाक होंगे। कुपोषण का दोहरा लाभ। भैया एक तो हम ऐसे ही कुपोषण झेल रहे हैं, दूसरे में ये ओवरवेट और अल्पोषण आ जाएगा, तो निर्माताओं को दोहरी नीति बनानी पड़ेगी, दो फ्रंट पे सोचना पड़ेगा। ओके, ये गैर संचारी रोग यानी NCDs, नॉन कम्युनिकेशन डिसीज, यानी ओवरवेट मोटापे के बच्चों में आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, मांसपेशियां, हड्डी संबंधी विकार, ये सब NCD हैं, नॉन कम्युनिकेशन डिसीज हैं। तो ये बढ़ने का खतरा हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भैया अब पैसा इसी पर खर्चा होगा तो कार्यबल की उत्पादकता कम हो जाएगी, साथ ही इस पर पैसा खर्च होगा तो और चीज़ों में अर्थव्यवस्था पर लोड आना ही आना है, तो फिर और जगह खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। वैश्विक स्तर पर मोटापे की आर्थिक लागत 2035 तक $4 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है। ये डेटा है, ये मेंस में डालने के डेटा है। ठीक है, ओके। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, देखो आदमी जब मोटा होगा, ओवरवेट होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो उसमें आत्मसम्मान की कमी होगी, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों में फंस जाएगा। ये रीजन होगी। बाल मोटापे और ओवरवेट से निपटने हेतु सरकारी पहले भी हैं कुछ। क्या क्या सरकारी पहले देख लेते हैं। देखो, पोषण अभियान चलाया गया है ना। अच्छा, इसमें किशोरियों माताओं के लिए पोषण अभियान। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, है ना, मतलब अच्छा खाओ, स्वस्थ स्वस्थ कर खाओ, वो उसके लिए चलाया गया। आज से थोड़ा कम, ये जो है इस वसा, शर्करा, नमक, इन सब की मात्रा कम लेने के लिए ये अभियान चलाया गया, आज से थोड़ा कम अभियान। अच्छा, रुको रुको यानी रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल पहल। ये जो है रीयूज्ड कुकिंग जो ऑयल यूज करते हैं ना, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, है ना, ये एक पहल चलाई गई। वैश्विक स्तर पर नीतिगत उपाय क्या हुए हैं? WHO और यूनिसेफ के उपाय। इसने क्या किया? विद्यालयों में स्वस्थ और अनुकूल माहौल बनाया है,
मीठे पेय पदार्थों पर कर लगाया है, टैक्स लगाया है, जंक फूड विज्ञापन पर नियंत्रण किया है, बाल मोटापे ट्रेंड की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी सुनिश्चित की है। सतत विकास लक्ष्य SDG 3 और 4, यह लक्ष्य NCD वही गैर संचारी रोगों के होने वाली असामयिक मृत्यु को कम करने के लिए केंद्रित है। ओके, चलो आगे की राह देख लेते हैं, क्या किया जाना चाहिए इस पे, ये समझ लो। तो भैया पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन को बढ़ावा, मतलब प्रोसेस फूड की जगह पौष्टिक खाद्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षित स्तर पर यानी ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के विपणन और अंतर्राष्ट्रीय कोड को सख्ती से लागू किया जाए, है ना। स्तनपान पर ध्यान दिया जाए, कानूनी उपाय, है ना। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग, लेबलिंग और कराधान कर ठोस नियम लागू किए जाएं। मीठे कार्बोनेट्स ड्रिंक्स पर 40% GST तक लगाया जाए, जिससे क्या है, इनकी वृद्धि हतोत्साहित होगी। शारीरिक व्यायाम के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और उस पर जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जाए, जन जागरूकता। हाँ वही कि भाई आप लोग एक्सरसाइज करो और इन सब चीज़ों से दूर रहो। ठीक, निष्कर्ष वही, बाल मोटापे की समस्या से निपटने के लिए एक ऐसे समग्र एवं बहुउद्देशीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। इसके लिए कानूनी उपाय, पौष्टिक आहार की असमान उपलब्धता, जन जागरूकता, शारीरिक गतिविधियां जैसे उपायों को अनुकूल परिवेश में बनाना होगा। चलो संक्षिप्त सुर्खियां पढ़ लेते हैं। महिला कार्यबल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 क्यों चर्चा में आ गया। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडेशन एक्ट है 2023 का, तो क्यों चर्चा में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसलिए POSH यही है ना, पॉस अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे, नहीं राजनीतिक दल कार्यस्थल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। इसके प्रावधान देख लेते हैं। पॉस अधिनियम 2013 के प्रावधान क्या है। न्यायिक पृष्ठभूमि, यह अधिनियम 1997 के विसाका निर्णय पर, विसाका गाइडलाइन के आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विसाका गाइडलाइन आई थी, उन्हीं के आधार पर है। विस्तार, यह कानून सभी प्रकार के कार्यस्थलों पर लागू है, जैसे सरकारी और निजी क्षेत्रों पर, गैर सरकारी संगठन NGOs पर होगा, शैक्षणिक संस्थानों पर होगा, अस्पताल खेल परिसर में होगा। इसमें घरेलू कामगार यानी डोमेस्टिक वर्कर भी शामिल होंगे, डोमेस्टिक वर्कर भी। आंतरिक शिकायत, अभी देखो इसमें आंतरिक सेवा, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी ICC, जो 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले हर कार्य क्षेत्र, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे वहाँ पे ICC बनेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अच्छा, इस समिति में कम से कम 50% सदस्य और अध्यक्ष, इसकी जो अध्यक्ष है महिला हो और कम से कम 50% सदस्य महिलाएं हो। स्थानीय यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी LCC, स्थानीय शिकायत समिति, इसका गठन प्रत्येक जिले में किया जाएगा और 10 से कम कर्मचारी होंगे वहाँ पे इसकी ये शिकायत करने के लिए सक्षम होगी। ओके, शिकायत का दायरा, घटना के 3 महीने की अवधि के अंत के भीतर आंतरिक शिकायत यानी ICC में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में 3 महीने के अंदर, और या दोनों में, स्थानीय शिकायत समिति या आंतरिक शिकायत समिति, किसी में भी 3 महीने के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 90 दिनों के अंदर इस पर जांच पूरी करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दूसरा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, एक भी चला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरुआत की है। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या है भैया अभियान। इस अभियान के तहत देश भर में 1 लाख से अधिक स्वस्थ शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के एनीमिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, कैंसर, इस तरह के जांच की जाएंगी। साथ ही टीकाकरण, पोषण सलाह देकर मातृ और शिशु देखभाल के लिए उनको जानकारियां दी जाएंगी। इसमें शामिल मंत्रालय वही है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय, दोनों शामिल हैं। तकनीकी सशक्त पोर्टल के जरिए इस दिशा में प्रगति पर नजर रखी जाएगी। मुख्य भागीदारी आंगनबाड़ी, नियम मित्र, निजी अस्पताल आदि इसमें शामिल होंगे। ओके, चलो अगला देखो। अगला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति, जेंडर स्नैपशॉट 2025 यानी प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दी जेंडर स्नैपशॉट 2025 क्या है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र UN वीमेन ऑफ UNDESA, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग ने जारी की है। अच्छा, इसमें 17 SDG जो है ना, उनके मामले में वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति पर वैश्विक परिदृश्य किया गया है। क्या है ये तो हो गया मोटी मोटी जानकारी। अब देखो इसमें बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा के तहत प्राथमिक कार्य योजना क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें क्या है, डिजिटल क्रांति के बारे में, यानी पुरुष और महिलाओं के बीच डिजिटल डिवाइस की जो उपयोग है ना, उसको कम किया जाए, समाप्त किया जाए। ओके, गरीबी से मुक्ति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और केयर इकोनॉमी में निवेश बढ़ाया जाए। ओके, हिंसा से मुक्ति, मजबूत कानून बनाकर सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो हो रही है ना, उनका उन्मूलन किया जाए। निर्णय लेने में महिलाओं को समान अधिकार देने की कोशिश की जाए, ये भी एक पॉइंट है ये। ठीक है, शांति और सुरक्षा, महिला शांति और सुरक्षा एजेंडा को पूर्ण वित्त पोषण प्रदान कर
तथा इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जलवायु न्याय, जलवायु कार्य योजना और संसाधन अधिकारों के मामले में लैंगिक समानता एकीकृत करना, ये इसके मुख्य पॉइंट हैं। अब देखो जेंडर स्नैपशॉट 2025 के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, उसमें एक नजर डाल लो। गरीबी और खाद्य सुरक्षा, 37.6 करोड़ महिलाएं यानी विश्व की 9.2% महिलाएं चरम गरीबी में जीवन जी रही हैं। एनीमिया प्रसार में 2030 में 33% की वृद्धि हुई है, ये डेटा है इसलिए लाया गया है ये। स्वास्थ्य, मातृ मृत्यु दर में 2000 से 2023 के बीच 39% की कमी आई है, ये डेटा है। शिक्षा, नामांकन के मामले में लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं, ये थोड़ा अच्छा है। हालांकि अफ्रीका और एशिया में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में पिछड़ जाती हैं लड़कियां। नेतृत्व कार्य, संसद में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इंपॉर्टेंट है, 27%। और 30% प्रबंधन पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं। लैंगिक हिंसा, 12.5% महिलाएं अपने नज़दीकी साथी द्वारा हिंसा का शिकार हुई हैं, ठीक है, ओके। वहीं 19% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जा रही है, देखो बड़े डेटा हैं ये। डिजिटल डिवाइड, 65% महिलाएं इंटरनेट का यूज़ कर रही हैं जबकि पुरुष 70% करते हैं। जलवायु और संसाधन, 15.8 करोड़ अधिक महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं, ये भी एक पॉइंट है। शांति और सुरक्षा, 2024 में 67.6 करोड़ महिलाएं घातक प्राणघातक संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहेंगी, कितनी, 67.6%, 67.6 करोड़, सॉरी 67.6 करोड़, 67.6 ओके करोड़। इंटरसेक्शनैलिटी, दिव्यांग महिलाओं को प्रजनन अधिकार, इंटरनेट से जुड़ने, राजनीतिक भागीदारी में गंभीर बाधाओं को दिव्यांगों को और दिक्कत आती है, ठीक है जी। चलो अगला पॉइंट देख लो क्या है। हाँ अगला पॉइंट, ओके। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISC प्लस, ये क्या है, 2024-25 रिपोर्ट आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये रिपोर्ट 2024-25 जारी की है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। साथ ही इसमें पहली बार, इंपॉर्टेंट है, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को व्यक्तिगत छात्रवार डेटा एकत्रित किया है, पहली बार है ये, प्री के लिए इंपॉर्टेंट, ओके। इस रिपोर्ट 2024-25 के लिए प्रमुख निष्कर्ष क्या निकाले इसने। यूडी से बोल रहे हैं, UDISC प्लस की शुरुआत के बाद पहली बार देश भर में शिक्षकों का कुल संख्या 2024-25 में 1 करोड़ से अधिक हो गई है, जो 2022-23 की तुलना में 6% की वृद्धि हुई है। शिक्षक बढ़ गए हैं भैया 6%, ओके, और 1 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। अच्छा अलग अलग देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। छात्र शिक्षक अनुपात, तो भैया NEP द्वारा, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला था कि 1:30 होना चाहिए, उससे अधिक हो गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। वर्तमान PTR ये छोड़ दो, इसमें अलग अलग डेटा दिया है। स्कूल की पढ़ाई के बीच छोड़ने वाले छात्रों की दर यानी ड्रॉप आउट रेट्स, इसमें प्राइमरी लेवल पर 2.3%, मिडिल पर 3.5%, सेकेंडरी पर 8.2%, इस तरह में गिरावट आई, मतलब सभी में गिरे हैं कुल ये जाना हमको। सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, यह मिडिल स्तर पर 90.3% और सेकेंडरी स्तर पर 68.5% सुधर गया है, इतना सुधर गया है, नहीं इसमें भी पॉजिटिव चेंज है। एक एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 6% कमी आई है, यानी एकल शिक्षक मतलब स्कूल में केवल एक शिक्षक है, उसमें ऐसे स्कूल 6% कम हो गए। शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में 38% की गिरावट आई, अच्छी गिरावट है ना, जहाँ शून्य नामांकन था। भारतीय स्कूली शिक्षा व्यापक डेटा और रुझान 2022-23 और 24-25 के। तो वही अवसंरचना, कंप्यूटर एक्सेस में 2023 में 57 इतना था, अभी 64 हो गया, तो सब चीज़ बढ़ रही है। देखो इंटरनेट में 53.63 हो गया है, लड़कियों के शौचालय के लिए 97 थे, 97.3, थोड़ा सा ही वृद्धि हुई है लेकिन वृद्धि हुई है। वहीं महिला प्रतिनिधित्व में देखो लड़कियों का नामांकन 48.1 था, कब 23-24 में, अभी 24-25 में 48.3 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा है, 0.2 बढ़ा है ना। वहीं महिला शिक्षक 53.3 थे, अभी 54.2, यहाँ भी प्लस हुए हैं, सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस है टोटल मिला के, ओके। चलो समझ लो एक ट्रेंड बस। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण, ये क्या है, व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण CMS शिक्षा यानी कंप्रहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन एजुकेशन। अच्छा जी क्या है ये, हाल ही में शिक्षा और व्यापार मॉड्यूलर सर्वेक्षण CMS जारी किया है, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के 80वें दौर का हिस्सा, 80वें दौर का है ना। अच्छा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कार्यक्रम मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी किया गया, ओके। इसमें डेटा संग्रह के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार पद्धति उपयोग किया गया है, ओके। यह सर्वेक्षण अपने पिछले सर्वेक्षणों से अलग है। NSS द्वारा लिया गया यह सबसे हालिया CMS सर्वेक्षण 75वां दौर, जो 75वां कब आया था, ये 2017-18 में आया था। अभी कौन सा है, 80वां है। कवरेज, पिछले सर्वेक्षण में सभी स्तरों पर शिक्षा शामिल थी, जबकि यह सर्वेक्षण केवल स्कूली शिक्षा पर केंद्रित है। आंगनबाड़ी,
इस सर्वेक्षण में आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अच्छा जी। जबकि 75वें दौर में अन्य औपचारिक रूप में वर्गीकृत है। निजी कोचिंग 75वें दौर के विपरीत इसमें इस CMS में स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर व्यय को अलग अलग एकत्रित किया। ये तो हो गए उसके बारे में। अब थोड़ा इस CMS के कुछ बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। सरकारी शिक्षा की भूमिका है ना, कितना अभी जो है 55 मतलब लगभग 55 है ना, लगभग 56% सरकारी शिक्षा की भूमिका है। ओके। निजी स्कूलों में नामांकन कितना है, तो इसमें कुल नामांकन में निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की हिस्सेदारी कितना है, 31.9%। निजी कितने, 31.9, और सरकारी है 56%। ओके। निजी कोचिंग का प्रचलन लगभग 1/3 छात्र यानी 27% निजी कोचिंग ले रहे हैं या ले चुके हैं। ओके। यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5 और शहरों में 30.7। शहरों में थोड़ा ज़्यादा रहेगी भाई, फैसिलिटी मिल जाती है। शिक्षा के प्रमुख स्रोत के रूप में पारिवारिक वित्त पोषण, लगभग 95% छात्र शिक्षा के व्यय वित्त पोषण के लिए परिवार पर ही और कहाँ से होंगे, परिवार पर ही निर्भर हैं। 95% छात्र तो और कहाँ रहेंगे यार, उनके पास कौन सी कमाई रहती है। कुछ 2-4% अपने आप कमा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। चलो अगला टॉपिक देखो, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की रिपोर्ट आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें प्रमुख बिंदु पर एक नज़र डाल देते हैं। इसमें समग्र श्रेणी में IIT मद्रास टॉप पे हर बार रहता है, और IISc बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने विश्वविद्यालय की श्रेणी में टॉप किया है। विश्वविद्यालय में IISc बेंगलुरु, समग्र में IIT मद्रास। अच्छा, NIRF के बारे में शुरुआत कब हुई, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई। ओके। मूल्यांकन मापदंड 5 व्यापक श्रेणियों का उपयोग करता है। कौन सा, शिक्षण, लर्निंग और संसाधन है ना, इसका हिस्सा है 30%। अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, इसका भी 30%, 60 हो गया। उसके साथ स्नातक परिणाम 20%, 80 हो गया। और आउटरीच और समावेशता 10%, 90 हो गया। और धारणा हो गई इसकी 10%, 100% ऐसे होता है। इन सबको मिला के 100% हो गया, है ना, इस तरह से। चलो अगला देखो, भारत में सड़क दुर्घटना 2023 रिपोर्ट आई है, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के बारे में 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इसे क्या है। कुल दुर्घटना और मौतें 2023 में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं 2022 की तुलना में कितनी हुई, 4% की वृद्धि हुई, मतलब बढ़ी है। ओके। सर्वाधिक हिस्सेदारी तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। सड़क दुर्घटना के कारण मौतें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मौतें, याद रखना, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में मौतें सबसे ज़्यादा, इसके बाद तमिलनाडु में दूसरे नंबर पर। दुर्घटना प्रवण राजमार्ग, राजमार्ग का हिस्सा केवल 5% है, लेकिन दुर्घटनाएं 53% होती हैं इसमें। अच्छा, वही मौतों के मामले में 59% है। सड़क उपयोगकर्ता श्रेणियाँ, दोपहिया वाहन चालकों की दुर्घटना में मौतें सबसे अधिक हैं 45%, जिसके उसके बाद पैदल, सबसे ज़्यादा दोपहिया वाहन वाले मरते हैं, उसके बाद पैदल वाले। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण समझ लेते हैं। मानवीय गलतियाँ, जैसे नियमों का उल्लंघन करना, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना, यातायात के नियम नहीं पता होना, उल्लंघन करना उनका, ये सब। सड़क का परिवेश, इसमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे आवासीय क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाएं, सड़क की दिशा, है ना, मौसम की स्थिति, ये सब कारण भी हैं। वाहनों की स्थिति, उदाहरण के लिए वाहन की उपयोग अवधि, ओवरलोड करके चलना, वाहन की अवधि खत्म हो गई है तब भी चलाना, ये भी घटनाएं होती हैं। दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय क्या क्या हैं, तो इसमें शिक्षा संबंधी उपाय, सड़क सुरक्षा सहायता योजना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, सप्ताह जागरूकता अभियान वगैरह चला गए। इंजीनियरिंग संबंधी उपाय, सड़क सुरक्षा ऑडिट, दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान, वाहन सुरक्षा सुविधाएं, एयरबैग्स बच्चों की सुरक्षा, ये सब। प्रवर्तन संबंधी उपाय, इसमें मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से दंड और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, यह है। आपातकालीन देखभाल, इसमें नेक व्यक्तियों को सुरक्षा, पीड़ितों के लिए मुआवजा और एम्बुलेंस प्रावधान, ये सब। ठीक है, तो भैया आज का हमारा ये लेसन यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सोशल मुद्दे भी खत्म हो गए, सामाजिक मुद्दे खत्म। अगला हमारा होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। और एक चीज़ और, हाँ, इसके ये जो ना स्कैन करके, इसको गूगल लेंस से स्कैन करके क्विज लगाइए। क्विज लगाने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ओके, शेयर करिए, थोड़ा सा बढ़वाइए इसको। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। थोड़ा हेल्प करिए। ओके, थैंक यू।